गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज देखने वाले हैं अपन उत्पादन फलन के प्रकार। इसके पहले जूम मीटिंग में अपन ने देखे थे कि उत्पादन फलन क्या होता है, उसकी संकल्पना के बारे में देखे थे और उसका परिभाषा देखे थे और उत्पादन फलन की विशेषताएं तथा उत्पादन फलन की जो भी मान्यताएं हैं उसके बारे में चर्चा पिछली क्लास में अपन ने किए थे। अभी इसके बाद देखेंगे उत्पादन फलन के प्रकार। तो उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं। जैसे उत्पादन फलन यानी उत्पादन करने के लिए उत्पादक साधनों को अपन लगाते हैं। तो उत्पादक साधनों को लगाते समय अपन देखते हैं कि मार्केट में डिमांड ये अल्पकालीन बढ़ी है कि दीर्घकाल के लिए डिमांड बढ़ी हुई है, और उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, उत्पादन करने की कोशिश करते हैं। अगर बढ़ी हुई डिमांड अगर मार्केट में अपने वस्तु के लिए जो भी डिमांड बढ़ती है वो अगर मार्केट में अल्प कालावधि के लिए हैं, तो अपन क्या करते हैं कि अल्पकालीन उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए अपन अल्पकालीन उत्पादक साधनों को लगाते हैं। और मार्केट में अगर अपनी जो डिमांड बढ़ने वाली है वो दीर्घकाल तक वैसे ही रहने वाली है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपन दीर्घकालीन उत्पादक साधनों में बदल करते हैं। तो इसलिए उत्पादन फलन के दो प्रकार अपने को दिखाई देते हैं, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन तथा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो पहला अपन देखेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन तो अल्पकालीन उत्पादन फलन का मतलब ये होता है कि अल्पकाल में अगर वस्तुओं के प्रोडक्शन में अपने को वृद्धि करना है तो अल्पकाल में केवल एक उत्पादक साधनों को चेंज किया जाता है। बाकी के उत्पादक जो साधन रहते हैं उसको किसी प्रकार में उसमें चेंज नहीं कर सकते अल्पकाल में। जैसे ये हो गया पूंजी, भूमि, संयंत्र, ये कैसे रखते हैं, इसको स्थिर रखा जाता है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते हैं। तो बदल करते हैं अपन अल्पकालीन उत्पादन साधन, ये है श्रम की साधनों में अपन बदल कर सकते हैं। तो ये हो गया अल्पकालीन उत्पादन साधन। ये अल्पकाल में अपन सिर्फ श्रम में परिवर्तन कर सकते हैं और वस्तु का प्रोडक्शन अपन ले सकते हैं अल्पकाल के लिए। तो इसीलिए अल्पकाल में ऐसा काल होता है जिसमें बाकी के जो साधन होते हैं जिसमें अपन चेंज नहीं कर सकते उनको वैसे ही रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, और केवल एक उत्पादक साधन में अपन परिवर्तन करते हैं, तो उसको अल्पकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है। अब अल्पकालीन उत्पादन फलन के माध्यम से देखा जाता है कि वो अल्पकालीन उत्पादन फलन का अगर अपने को अध्ययन करना है तो उसमें आता है परिवर्तनशील उत्पादन फलन का नियम। इसका अपन अध्ययन इस अल्पकालीन उत्पादन फलन के माध्यम से करते हैं। तो इस सिद्धांत के माध्यम से परिवर्तनशील अनुपात का नियम, इस नियम के माध्यम से अल्पकाल में अगर वस्तु का प्रोडक्शन लेना है तो एक उत्पादक साधन में यानी श्रम में अगर परिवर्तन करते हैं और बाकी के उत्पादक साधन ये अगर इनको स्थिर मानते हैं तो उत्पादन पे क्या परिणाम होता है, उत्पादन किस प्रकार से मिलेगा, ये जानने के लिए अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम का यूज किया जाता है या उसके माध्यम से प्रोडक्शन को ज्ञात किया जाता है या पता किया जाता है। तो जब उत्पादक साधनों में सभी उत्पादक साधन ना
बदल के या सभी का उत्पादक साधनों को ना बदल के केवल एक उत्पादक साधन यानी श्रमिक को बदला जाता है तो इसको अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं अथवा उसको परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। तो इस अल्पकाल में केवल एक उत्पादक साधन में बदल किया जाता है, बाकी के जो भी उत्पादक साधन होते हैं उसमें किसी प्रकार का बदल नहीं होता, वो स्थिर रखा जाता है। तो इसमें जो बदल होता है अनुपात में जो बदल होता है, कौन से अनुपात में? उत्पादक साधनों के अनुपात में जो बदल होता है, तो ये बदल होने के कारण कुल उत्पादन, एवरेज उत्पादन यानी औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में क्या परिणाम होता है ये जानने की कोशिश इस अल्पकालीन उत्पादन फलन के माध्यम से किए जाते हैं अथवा उसको ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम के माध्यम से उसका अध्ययन किया जाता है अथवा जाना जाता है कि जो भी अनुपात होता है उत्पादक साधनों का उसमें अगर चेंज करते तो क्या परिणाम होता है अल्पकाल में। दूसरा है दीर्घकाल में दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन दीर्घकालीन उत्पादन फलन यानी वह फलन है कि जिसमें उत्पादक साधनों को, जो भी उत्पादक साधन होते हैं जिसके माध्यम से अपन प्रोडक्शन लेते हैं या उत्पादन करते हैं, वो सभी के सभी उत्पादक साधन कैसे होते हैं? बदलते होते हैं। जैसे इसमें भूमि, पूंजी, संयंत्र, साहस और श्रम, ये सभी साधन क्या होते हैं? बदलते होते हैं या परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील, इन सभी साधनों में परिवर्तन किया जाता है और उसके माध्यम से प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो दीर्घकाल होता है, दीर्घकाल में अगर वस्तुओं की डिमांड ये दीर्घकाल तक मार्केट में रहने वाली है, ये अगर अपने अनुमान लगाया या पता लगाया तो अपने को क्या करना पड़ता है? अपने व्यवसाय का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना पड़ता है और ये चेंज करने के लिए अपने को भूमि, पूंजी, संयंत्र, साहस, श्रम, ये सभी जो उत्पादक साधन हैं ये उत्पादक साधन में बदलाव करना पड़ता है। तो दीर्घकाल ऐसा काल है जिसमें सभी उत्पादक साधनों को बदला जाता है और उनके माध्यम से उत्पादन लेने की कोशिश की जाती है अथवा सभी उत्पादक साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। तो इसमें जो भी प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन जानने की कोशिश एक नियम के माध्यम से किए जाते हैं। उस नियम को कहा जाता है कि पैमाने के प्रतिफल नियम। उस नियम को पैमाने के प्रतिफल नियम के माध्यम से जाना जाता है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन अगर जानना है तो कौन सा नियम का यूज करेंगे? पैमाने के प्रतिफल नियम का यूज करेंगे। और अल्पकाल में अगर उत्पादन फलन जानना है तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम इसका यूज किया जाता है और उसके माध्यम से उत्पादन फलन अल्पकालीन है या दीर्घकालीन है उसके माध्यम से फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। और ये प्रोडक्शन किस प्रकार से होगा? दीर्घकाल में सभी उत्पादक साधनों को लगाने के बाद में जो भी प्रोडक्शन होता है तो वो प्रोडक्शन किस प्रकार से मिलता है और अल्पकालीन उत्पादक जो भी अल्पकालीन जो अपना उत्पादन फलन है ये जानने के लिए सभी साधनों को स्थिर रखा जाता है। केवल एक साधन में परिवर्तन करने से उसका असर उत्पादन में क्या होता है ये जानने के लिए परिवर्तनशील अनुपात का नियम यहाँ पे उसका अध्ययन किया जाता है। आपको आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में ये एक परिवर्तनशील अनुपात का नियम है, इसको पढ़ना है अपने को, और पैमाने के प्रतिफल का नियम, ये दोनों नियम को अपने को देखना है अल्पकालीन उत्पादन फलन में और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में। तो इस प्रकार से उत्पादन फलन के दो प्रकार अपने को देखने को मिलते हैं।
और जिसके माध्यम से अपन उत्पादन फलन की प्रक्रिया को जान सकते हैं। अब देखेंगे उत्पादन के प्रकार। उत्पादन फलन की संकल्पना में ही है वो उत्पादन के प्रकार। उत्पादन के प्रकार, उत्पादन के 3 प्रकार यहाँ पे दिखाई देते हैं। जब अपन अल्पकालीन उत्पादन फलन या दीर्घकालीन उत्पादन फलन है, उसमें 3 प्रकार के उत्पादन अपने को दिखाई देते हैं और तीनों प्रकार के उत्पादन ये दोनों नियम में अपने को यूज में आने वाले हैं। तो उत्पादन के कौन से प्रकार अपने को देखने को मिलते हैं? तो पहला है कुल उत्पादन, दूसरा है औसत उत्पादन और तीसरा है सीमांत उत्पादन। ये 3 उत्पादन अपने को यहाँ सिद्धांत में अथवा जो नियम है उस नियम के माध्यम से आगे जानना है। तो पहले देखते हैं कुल उत्पादन यानी क्या होता है। कुल उत्पादन इसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन। दूसरा है औसत उत्पादन। औसत उत्पादन इसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्शन। और तीसरा है सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। तो जब भी अपन उत्पादन फलन की संकल्पना को पढ़ते हैं तो इसमें 3 प्रकार के उत्पादन अपने को देखने को मिलते हैं। कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन। इस प्रकार के 3 उत्पादन का अपने को अध्ययन करना है। तो पहले अपन देखेंगे कुल उत्पादन यानी क्या होता है। कुल उत्पादन किसे कहते हैं? तो कुल उत्पादन एक टेबल के माध्यम से अपन इसको स्पष्ट करेंगे। कुल उत्पादन की संकल्पना तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कुल उत्पादन यानी वह उत्पादन है अपन जितने भी उत्पादक साधन उत्पादन करने के लिए लगाते हैं तो वो सभी उत्पादक साधनों से जो मिलने वाला अपने को प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को कुल उत्पादन कहा जाता है। अब इसमें देखिए जैसे जैसे उत्पादक साधनों की संख्या अपन बढ़ाते हैं, यहाँ श्रमिकों की संख्या अपन ने बढ़ाए 1 2 3 4 5, यहाँ पे जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या अपन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मिलने वाला जो उत्पादन है ये उत्पादन अपने को बढ़ते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए पहला उत्पादक साधन लगाए श्रमिक, तो यहाँ पे 16 मात्रा उत्पादन मिला, दूसरा लगाए तो 24 मात्रा, तीसरा लगाए तो 36 मात्रा, चौथा लगाए 36 मात्रा और पांचवा लगाए तो 30 मात्रा। तो ये जो प्रोडक्शन है ये प्रोडक्शन सभी उत्पादक साधनों के सभी उत्पादक साधनों का संयुक्त प्रोडक्शन है, इकट्ठा प्रोडक्शन है। तो जो भी उत्पादक साधन अपन लगाते हैं ये उत्पादक साधनों के माध्यम से जितना भी अपने को प्रोडक्शन मिलता है उस प्रोडक्शन को कुल प्रोडक्शन कहा जाता है या टोटल प्रोडक्शन कहा जाता है या कुल उत्पादन कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कुल प्रोडक्शन है वो बढ़ते जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्थिर हुआ है, स्टेबल हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे उत्पादक साधनों को बढ़ाते हैं तो उसके साथ में जो रहने वाले उत्पादक साधन हैं दूसरे वाले
तो उसमें उसकी कार्य क्षमता की पूरी यूज आती है। उसके बाद में भी अगर अपन लगाते हैं तो मिलने वाला प्रोडक्शन ये कुछ देर के बाद या कुछ कालावधि के बाद अपने को बढ़ते हुए दिखाई देता है, फिर यहाँ पे स्टेबल हो जाता है और उसके बाद में कम होते दिखाई देता है। तो इस प्रकार से कुल उत्पादन की संकल्पना को अपन स्पष्ट करते हैं। सभी उत्पादक साधनों के माध्यम से जो भी प्रोडक्शन होता है उसे कुल उत्पादन कहा जाता है, और ये कुल उत्पादन सभी उत्पादक साधनों का फल है। तो इस प्रकार से दूसरा है औसत उत्पादन। औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्शन। तो औसत उत्पादन ये कुल उत्पादन से अलग संकल्पना है। तो इसमें भी एक टेबल के माध्यम से इसको समझा देंगे। ये श्रमिकों की संख्या, कुल उत्पादन, और यहाँ पे आएगा औसत उत्पादन। तो इस प्रकार के श्रमिकों की संख्या, जैसे इसके पहले अपन ने लिए थे 1 2 3 4 5, ये श्रमिकों की संख्या लिया अपन ने। कुल उत्पादन है 16 24 36 और 30, ये कुल उत्पादन है अपना। यहाँ दर्शाया गया कुल उत्पादन। देखिए इसके पहले देखे थे अपन ने, ये जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या अपन लगाते हैं वैसे वैसे यहाँ पे मिलने वाला जो टोटल जो भी अपने को प्रोडक्शन मिल रहा है इसको कुल उत्पादन कहते हैं। उसके बाद में आता है औसत उत्पादन। औसत उत्पादन का मतलब होता है कि उसमें जितने भी मजदूर अपन या जितने भी उत्पादक साधनों को लगाया जाता है तो उसका प्रोडक्शन औसत प्रोडक्शन निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए 16 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 16, ये हो गया औसत। दूसरा है 24, तो ये 2 मजदूरों का हिस्सा है। 2 मजदूरों को काम पे लगाया तो टोटल 24 हो गया। तो एक के हिस्से में कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 मजदूर लगाए हैं तो 2 उत्पादक साधनों से अपन भाग देंगे तो यहाँ पे एक के हिस्से में आएगा 12, तो औसत उत्पादन हो गया 12। यहाँ पे कुल उत्पादन है 36 मात्राओं का। 3 उत्पादक साधनों को लगाए थे तो डिवाइड 3 करेंगे तो यहाँ पे आ गया 12। यहाँ पे 36 लगाए तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पे आएगा 9, और यहाँ पे 30 कुल उत्पादन है उसको डिवाइड करेंगे 5 से तो यहाँ पे आएगा 6। तो देखिए कुल उत्पादन और औसत उत्पादन में ये डिफरेंस है। कुल उत्पादन में टोटल उत्पादन होता है जितने भी मजदूर काम पे लगाते हैं अथवा जितने भी उत्पादक साधन अपन लगाते हैं तो उससे मिलने वाला जो उत्पादन है, टोटल उत्पादन यहाँ पे दर्शाया हुआ है। औसत उत्पादन निकालना है तो कुल उत्पादन जो है उस कुल उत्पादन को उत्पादक साधनों से अगर भाग दिया जाता है तो आने वाला जो भी उत्पादन होता है उसे औसत उत्पादन कहते हैं। तो 16 मात्रा का जो उत्पादन है कुल उत्पादन, उसको एक श्रमिक की ये उत्पादन है उसको 1 से भाग दिया तो यहाँ 16 आ गया। कुल उत्पादन 24 है और ये दोनों का हिस्सा है, यानी 2 मजदूर काम पे लगाए तो कुल उत्पादन 24 मिला। अब उसका एवरेज निकालना है तो कुल उत्पादन को ये जो श्रमिकों की संख्या है ये 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12 मिला। 36 मात्रा कुल उत्पादन है, 3 से डिवाइड किया तो 12 मिला। 36 मात्रा ये 4 का कुल उत्पादन है इसलिए 4 को डिवाइड किया तो यहाँ पे 9 आया, और यहाँ पे कुल उत्पादन 30 है, 5 लोगों का हिस्सा है तो इसलिए 5 से अगर डिवाइड किया तो ये 6 आया।
तो इस प्रकार से अपने को औसत जो उत्पादन है, ये औसत उत्पादन की कंडीशन इस प्रकार से दिखाई देती है। औसत उत्पादन देखिए पहले ज़्यादा है, फिर उसके बाद में कम हुआ है, फिर स्थिर हुआ है, फिर कम हुआ है, फिर कम हुआ है। तो जैसे जैसे उत्पादक साधनों को लगाया जाता है वैसे वैसे कुल उत्पादन भी बढ़ता है और एवरेज उत्पादन भी बढ़ता है, उसके बाद में स्थिर होता है और उसके बाद में वो कम कम होते यहाँ पे दिखाई देता है। तो कुल उत्पादन को उसके उत्पादक साधनों की मात्रा से भाग देने से जो भी उत्पादन आता है उसे एवरेज प्रोडक्शन अथवा औसत उत्पादन कहा जाता है। तो इस प्रकार की संकल्पना औसत उत्पादन की अपने को देखने को मिलती है। उसके बाद में देखेंगे सीमांत उत्पादन, तीसरा सीमांत उत्पादन, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। इसी एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन ये कुल उत्पादन है। कुल उत्पादन यहाँ पे सीमांत उत्पादन निकालना है। सीमांत उत्पादन यानी एक ज़्यादा का अगर मजदूर काम पे लगाते हैं या एक ज़्यादा का उत्पादक साधन अगर अपन उत्पादन में लगाते हैं तो उसमें कुल उत्पादन में जितनी वृद्धि होती है उस वृद्धि को सीमांत उत्पादन कहा जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सीमांत जो उत्पादन है ये उत्पादन कुल उत्पादन में उसका जो प्योर जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन का हिस्सा रहता है अथवा शुद्ध जो उत्पादन उस उत्पादक साधन का होता है उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है। तो कुल उत्पादन में जितना भी उत्पादन बढ़ते गया है तो वो जो उत्पादन है, जितना बढ़ा हुआ उत्पादन है, उस बढ़े हुए उत्पादन को सीमांत उत्पादन कहा जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ एक इंडिविजुअल उत्पादक साधन अपन जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो जितने साधन अपन ने बढ़ाए तो एक इंडिविजुअल साधन का जो भी प्रोडक्शन होता है वैयक्तिक, उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 16 है, ये पहला मजदूर है, इसलिए यहाँ पे 16 इज इक्वल टू सीमांत उत्पादन 16 ही आएगा सिंगल मजदूर होने के कारण। अब सेकंड उत्पादन देखिए, कुल उत्पादन 24 है, 24 में से ये 16 पहले का जो पहला उत्पादक साधन है यानी श्रमिक है उसका इंडिविजुअल उत्पादन कितना है 16 है और दोनों का मिला के कुल उत्पादन कितना है 24 है। तो 24 में से ये पहले वाले का प्रोडक्शन अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पे 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आने वाला जो भी प्रोडक्शन है तो ये प्रोडक्शन अपने को मिलेगा 8, ये प्रोडक्शन अपने को मिलेगा 8 और इस प्रकार से यह 8 मिल गया। अब तीसरे का 3 मजदूरों का कुल टोटल है 36 मात्रा का प्रोडक्शन, 36 मात्रा, तो ये तीसरे श्रमिक का प्रोडक्शन कितना होगा कुल उत्पादन में, तो 36 माइनस ये दोनों का माइनस कर लेंगे 24 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे ये 36 उत्पादन चौथे का है और तीसरे का भी 36 है तो ये 36 में से 36 गया है इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया। यानी चौथा प्रोडक्शन करने के लिए यानी चौथा उत्पादक साधन अगर अपन लगाते हैं तो उसमें उत्पादन में किसी प्रकार का प्रोडक्शन अपने को बढ़ा हुआ दिखाई नहीं देता, यानी उसकी आवश्यकता ही नहीं है वो उत्पादक साधन की, क्योंकि वो उत्पादक साधन से अपने को कुल उत्पादन में किसी प्रकार का परिवर्तन दिखाई नहीं देता। और फिर भी अपन ने 5वां उत्पादक साधन लगाए, 5वां उत्पादक साधन लगाए उस पर मिलने वाला जो प्रोडक्शन है 30 मात्रा का है, मिला के पाँचों मिला के 30,
उसमें से 4 उत्पादक साधनों का चौथा जो उत्पादक साधन है, वो चौथा उत्पादक साधनों का अपन ने कितना है, 36 प्रोडक्शन है चारों का। तो यहाँ पे मिलने वाला जो प्रोडक्शन है -6 मात्रा, यानी और एक ज़्यादा का मजदूर अगर काम पे लगाते हैं या श्रमिकों की संख्या लगाते हैं अपन, तो उसमें मिलने वाला जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन रीड अपने को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि सीमांत जो प्रोडक्शन है वो सीमांत प्रोडक्शन शुरू में बढ़ा हुआ है, उसके बाद में कम हुआ है, उसके बाद में बढ़ा हुआ है, और उसके बाद में 0 होने के बाद में वो माइनस हो जाता है। कुल उत्पादन बढ़ते जाता है, लेकिन सीमांत उत्पादन बढ़ते तो जाता है, लेकिन उसका बढ़ने का जो रेट है वो रेट ज़्यादा है, और कम होने का भी रेट ज़्यादा है। या सीमांत उत्पादन 0 होता है, और सीमांत उत्पादन 0 होने के बाद में वो ऋण भी हो जाता है। लेकिन एवरेज उत्पादन जो है, औसत उत्पादन, वो कभी 0 नहीं होता, क्योंकि कुल उत्पादन कभी 0 नहीं होता। कुल उत्पादन अगर 0 हो गया तो औसत उत्पादन 0 होगा, अन्यथा औसत उत्पादन 0 नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि कुल उत्पादन कैसे होता है, एवरेज उत्पादन कैसे होता है, और सीमांत उत्पादन कैसे होता है। ये तीनों संकल्पनाएं उत्पादन के जो प्रकार होते हैं, ये तीनों संकल्पनाएं अपने को दोनों नियम में पढ़ना है। एक अल्पकालीन उत्पादन फलन का नियम, जिसको बोलते हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम, और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में पैमाने का अनुपात फलन। इसमें ये तीनों संकल्पनाओं को अपने को देखना है कि इसकी कंडीशन कैसे रहती है, और यही जानने की कोशिश वो दोनों नियमों के माध्यम से जाना जाता है कि वो अल्पकालीन उत्पादन फलन में और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में इस प्रोडक्शन की कंडीशन कैसे रहती है। तो ये हो गए उत्पादन के प्रकार। इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं उत्पादन फलन का आनुपातिक उत्पादन फलन का नियम, जो अल्पकाल में लागू होता है। तब तक के लिए थैंक यू।